नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोढ़, प्रोढ़ और दाब, मतलब प्रोढ़ तथा दाब को देखेंगे। ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर। किसी वस्तु के ऊपर किसी वस्तु के ऊपर ल- उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल को प्रोढ़ कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की सतह है, ये क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, उसके ऊपर जो बल, लंबवत बल लगता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोढ़ कहा जाता है। प्रोढ़। ठीक है। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रोढ़ का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्योंकि क्षेत्रफल पर डायरेक्टली निर्भर करेगा, क्षेत्रफल का मान के अकॉर्डिंग ही प्रोढ़ का मान निर्भर करेगा। ठीक है। प्रोढ़ का मात्रक बल के समान होता है। प्रोढ़ का मतलब जैसे बल का मात्रक जो है SI न्यूटन होता है, तो प्रोढ़ का भी न्यूटन होगा। ठीक है। बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, तो प्रोढ़ भी सदिश राशि होगी। तो प्रोढ़ कैसी राशि होती है? सदिश राशि, और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। की परिभाषा देखते हैं। फिर दाब की परिभाषा देखते हैं। ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोढ़ को दाब कहा जाता है। ठीक है नहीं, प्रोढ़ को क्या कहा जाता है? दाब। ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर F अपॉन A। P यहाँ पर दाब है, F क्या है? बल, मतलब प्रोढ़ है। ठीक है। जबकि A जो है वो क्षेत्रफल है। A फॉर एरिया, तो एरिया का पहला अक्षर A हो जाएगा। फोर्स, फोर्स का पहला अक्षर F ले लेंगे, पहला लेटर इंग्लिश में। ठीक है। और प्रेशर P हो जाएगा। ठीक है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे दाब कहा जाता है। ठीक है। इसका SI मात्रक जैसे देखेंगे, यहाँ पर SI मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, जो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक प्लेस वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहा जाता है। ठीक है नहीं, जैसे पास्कल ने दाब का सिद्धांत दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में उनका नाम ही इसका मात्रक दे दिया गया। जैसे बल की खोज न्यूटन ने की थी, तो न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन हो गया था। ठीक है। ये अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। कौन-कौन से? एक तो बल होता है, दूसरा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। जैसे P बराबर F अपॉन A, F अपॉन A। ठीक है। देखिए, अगर बल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान भी बढ़ेगा, बल का मान घटेगा तो दाब का मान भी घटेगा। कोई भी राशि अगर बराबर से दे रखी हो तो सेम होता है, अगर वो बढ़ेगी तो बढ़ेगा, ठीक है, घटेगी तो घटेगा। जबकि अनुपात में दे रखा हो, ठीक है नहीं, बटे में दे रखा हो, तो अगर कोई भी वस्तु बढ़ती है, जैसे एरिया है, एरिया अगर बढ़ता है मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और दाब क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है। इसका विपरीत चलता है। जैसे ये A है, A बढ़ गया लेकिन दाब घट गया। ठीक है। जबकि F क्या रहता है? F का एकदम समान रहता है, F बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। सामान्यतः आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को यूज़ करते होंगे, तो अनुभव करते होंगे दाब का। ठीक है। जैसे स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियों क्यों होती हैं? चौड़ी पट्टियों को क्यों रखा जाता है? देखिए, ये है एक पट्टी, दूसरी पट्टी ये है चौड़ी बना दी। ठीक है। अब ये बताइए आप, किस पट्टी का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा?
इस वाली पट्टी का ज़्यादा होगा क्षेत्रफल या इस वाली का ज़्यादा होगा? तो चौड़ी पट्टी का तो सामान्यतः क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कम होगा। जबकि इसका क्या होगा? क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है? इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब का मान घटा। तो इसलिए जो बैगों में चौड़ी पट्टी यूज़ की जाती हैं, ठीक है? जैसे स्कूली बैग देखे होंगे, सामान्यतः डेली लाइफ में आप बैग लेके जाते होंगे, आपकी बैग की जो पट्टियाँ होती हैं, वो चौड़ी होती हैं। अगर पट्टियों को इनको चौड़ी की जगह पतला कर दिया जाए, तो एरिया तो कम हो जाएगा, लेकिन दाब का मान बढ़ जाएगा, ठीक है? और दाब का मान बढ़ जाएगा, तो कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? दूसरा देखते हैं, बिना धार के चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू क्यों अच्छी तरह काटता है? देखिए, धारदार चाकू का जो क्षेत्रफल होता है, नोक होती है पतली, तो क्षेत्रफल उसका कम होगा। क्षेत्रफल कम हुआ, तो उस पे दाब अच्छा काम करेगा, इसलिए आसानी से किसी भी वस्तु को चाकू से धारदार चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है? जबकि बिना धार के जो चाकू होता है, वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है भई? क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा, ठीक है? दाब कम हो जाएगा तो अच्छी तरह से किसी वस्तु को काट नहीं पाएगा, ठीक है? अगला, सुई की नोक सुई की नोक जो होती है, नुकीली क्यों होती है? मतलब पतली क्यों होती है? मोटी क्यों नहीं होती है? सुई की नोक इसीलिए नुकीली या पतली होती है क्योंकि उसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, ठीक है? और दाब बढ़ जाएगा तो जिससे सुई को जो है वो आसानी से कपड़े सिलने में यूज़ किया जा सकता है। जबकि आप देखे होंगे सामान्यतः लाइफ में जो पतली सुई जो है उससे कपड़ा सिला जाए अच्छे से आराम से सिला जाया जा सकता है आरामदायक, ठीक है ना? जबकि अगर सुई मोटी हो तो उससे सिलने के लिए ज़्यादा दाब की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? जब कभी-कभी उँगलियों में दर्द भी होने लगता है, इतना दाब लगाना पड़ता है, ठीक है? जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत जब खड़ा होता है? जैसे देखेंगे आप, कोई व्यक्ति है, ठीक है? ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? ये इसके दोनों पैर हो गए, ठीक है नहीं व्यक्ति के? आप देखेंगे दोनों पैर हो गए। अभी ये इसके दोनों पैर ज़मीन पर रखे हुए हैं। अब दोनों पैर ज़मीन पर रखे हुए हैं तो इस समय जो है क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या कम होगा? जबकि यहाँ पर एक पैर ज़मीन पर रखा है और दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ है, ठीक है? दूसरा पैर क्या है? ऊपर उठा हुआ है, ठीक है? आप देखेंगे दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ है, ठीक है? ये वाला ज़मीन के संपर्क में है, जबकि ये नहीं है, ठीक है? तो इस वाला ये ज़मीन के संपर्क में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है? अब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। P क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है नहीं? देखिए, मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है? जब चलता है तो क्योंकि एक पैर रखा जाता है तो इसलिए ज़्यादा दाब पड़ेगा, ठीक है नहीं? और जबकि भूमि पर खड़ा रहता है तो दोनों पैरों के साथ खड़ा रहता है तो दाब कम पड़ता है, ठीक है? देखिए अगला देखते हैं, गद्दे के ऊपर मनुष्य खड़ा होता है तो क्यों काफ़ी अधिक दबता है अपेक्षाकृत जब वह उस पर लेटा होता है। देखिए, सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा जब व्यक्ति लेट जाएगा गद्दे पर, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा गद्दे के संपर्क में। जबकि खड़ा होगा तो ओनली पैर ही संपर्क में रहेंगे, गद्दे के तो क्षेत्रफल कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा और दाब अधिक लगेगा तो ये गद्दा दब जाएगा। क्या होगा? गद्दा दब जाएगा, ठीक है? ट्रैक्टरों में चौड़े टायर होते हैं, जिससे भूमि पर
दाब कम पड़ता है और खेतों की भुरभुरी भूमि में तुलनात्मक रूप से नहीं धंसते। अगर हम ट्रैक्टरों के टायर पतले बना दें तो वो खेत में आसानी से धंस जाएँगे, जिससे दिक्कत होगी, ठीक है नहीं? इसीलिए उसके चौड़े टायर बनाए जाते हैं। चौड़े टायर होंगे, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब का मान कम लगेगा, ठीक है? कम हो जाएगा। अगला देखते हैं टॉपिक, अगला टॉपिक है उत्प्लावन, ठीक है? उत्प्लावन के बारे में देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है, तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। वस्तु का भार किसके कारण होता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। पार्ट 1 में मैं आपको समझाया था। जब वस्तु को नीचे की ओर जो गुरुत्व बल जो होता है वो वस्तु को नीचे की ओर लगता है, वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, जबकि उस पर ऊपर की तरफ जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? उत्प्लावक बल। जैसे पानी में कोई भी वस्तु डुबोई जाएगी तो वस्तु द्वारा जैसे गुरुत्वीय बल द्वारा तो वस्तु पृथ्वी की ओर खींचेगी, ठीक है नहीं? जबकि पानी क्या होता है, वो ऊपर की ओर वस्तु को ढकेलता है, ठीक है नहीं? जैसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन, ठीक है नहीं? उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। इस बल का परिणाम जो होता है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है नहीं? द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका बल भी उतना अधिक होगा, ठीक है नहीं? जैसे आप देखे होंगे सामान्यतः नदियों और समुद्र को कंपेयर किया जाए तो नदियों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जबकि महासागर या समुद्र का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसी कारण जहाज वगैरह नदियों में अपेक्षाकृत ज़्यादा डूब के चलता है, जबकि समुद्र में जाता है तो थोड़ा-सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसका गुरुत्व बल ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं? इसके कुछ व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, जब वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उत्प्लावन बल से क्या हो? ज़्यादा हो। अब बताइए, गुरुत्वीय बल ज़्यादा होगा तो मतलब वस्तु नीचे की ओर बल लगाएगी, मतलब तल की ओर बल लगाएगी, ठीक है नहीं? जैसे ये पानी भरा है, यहाँ पर ये देखेंगे आप, पानी भरा हुआ है और इसमें कोई भी वस्तु डुबोई जाती है। क्या करी जाती है? कोई भी वस्तु डुबोई जाती है, ठीक है ना? जैसे ये वस्तु है, ठीक है? ये क्या वस्तु, ये वस्तु डुबोई जा रही है इसमें। तो इसका जो है गुरुत्व बल, मतलब जो नीचे की ओर लगने वाला बल जो है वो ज्यादा है। किससे? उत्प्लावक बल से। ये ऊपर की ओर लगने वाले बल से ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है। उत्प्लावक बल कम है तो वस्तु डूब जाएगी। क्या हो जाएगा? वस्तु डूब जाएगी। और इसी के विपरीत अगर गुरुत्वीय बल कम हो, उत्प्लावन बल, सॉरी, उत्प्लावन बल अधिक हो। जब उत्प्लावन बल अधिक होगा तो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगा, मतलब, ठीक है? तो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगा तो वो डूबने नहीं देगा, जिससे वस्तु क्या करती है? तैरने लगती है, ठीक है? यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है, ठीक है? बल्कि पानी का जहाज, जबकि होगा यहाँ पर, बल्कि नहीं, जबकि, जबकि पानी का जहाज पानी की सतह पर तैरता रहता है, ठीक है नहीं? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग। उत्प्लावन बल क्या होता है? जो पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाता है। देखिए, आप सामान्यतः पानी में कोई भी वस्तु अगर आप सतह पर उठाएंगे, जैसे कोई भी भार है, जैसे 20 किलो भार हुआ या 40 किलो भार हुआ, आप सतह पर उठाएंगे तो आपको उठाने में थोड़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जबकि आप पानी के अंदर जाएँगे और उसी भार को उठाएँगे, तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा। यही कारण होता है कि उत्प्लावल बल भी उसमें काम करता है वाटर में, ठीक है नहीं? घनत्व, अगला टॉपिक देखेंगे घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है? किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान, किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, ठीक है? अगर पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन हो तो घनत्व क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब डी बराबर एम अपॉन बी, ठीक है? ये हो जाएगा। डी क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, मतलब घनत्व, ठीक है? मास द्रव्यमान हो जाएगा, बी आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है?
घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम, ये काट दीजिए यहाँ से, ये नहीं होगा, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3, ठीक है नहीं। ये ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए आयतन का क्या होता है, आयतन को क्या लिखा जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा मीटर की घात 3। और द्रव्यमान को तो आपको पता ही है, किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो तब क्या होता है, वस्तु को ऊपर की ओर लगने वाला एक बल का अनुभव होता है। वस्तु पर क्या होता है, ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है। ये बल द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है नहीं। जैसे कोई भी वस्तु पानी में डुबोई जाती है, तो जब वस्तु डूबी जाएगी पानी में, तो पानी जो है उसके जो भार जो होता है, उसे विस्थापित किया जाएगा पानी, ठीक है। तो उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। बल जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के बराबर होता है, ठीक है। आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग। नंबर 1, ये पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी होता है। ये जलयानों और पनडुब्बी के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित हैं, ठीक है। इसी कारण से लोहे व स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल में तैरता रहता है, लेकिन एक छोटी सी पिन जल में डूब जाती है। किस कारण, आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण, आर्किमिडीज के, ठीक है। क्योंकि जहाज जितना बड़ा होता है उसके द्वारा जल भी उतना विस्थापित किया जाता है, तो जल द्वारा ऊपर की ओर उस पे क्या लगता है, एक बल लगता है, जिससे तैरता रहता है, ठीक है, जहाज। आपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षित घनत्व कहा जाता है। जो पदार्थ के घनत्व होता है और दूसरा पानी का घनत्व होता है, ठीक है ना, उनके अनुपात को क्या कहा जाता है, अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है नहीं। बाकी आप लोग सभी चीज समझ गए होंगे इसमें। ये बी आई वेरी इंपोर्टेंट लगा लेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। और ये भी बी आई लगा लेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक अच्छे से याद कर लेंगे। और बाकी आपको कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना होगा। आप बताएंगे कि जो बल जो होता है, दाब दाब जो होता है, सॉरी बल नहीं, दाब, दाब कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। दूसरा, बल का एसआई मात्रक भी बताएंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, और साथ में दाब का भी बताएंगे, ठीक है नहीं, दोनों का एसआई मात्रक बताना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले अध्याय में। आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद।